हाय, सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वन शॉट रिवीजन एंड ये ये लास्ट वीडियो है। इसी के साथ हमारे आज 16 आउट ऑफ 16 चैप्टर्स ख़त्म होंगे। सारे चैप्टर्स की लिंक एक ही प्लेलिस्ट है, मतलब एक प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। शेयर करने में शर्माए नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मैंने किया था पहले फॉर्मूलाज से, अगर आपको याद हो तो कुछ चैप्टर की ऑल फॉर्मूलाज थी, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बना ही रहे हैं तो वन शॉट ही बनाते हैं, तो बाकी सारे चैप्टर्स में फुल थियरी भी कवर है। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका है पहले हम टेक्स्ट बुक रीड करें देन कॉन्सेप्ट समझें, दूसरा तरीका है कॉन्सेप्ट समझें फिर हम टेक्स्ट बुक को रीड करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इतिहास गवाह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स ने हमेशा से सफ़र किया है। आप किसी भी सीनियर स्टूडेंट से पूछ लो जिसने पहले 2-3 साल पहले बोर्ड एग्जाम दिया है, मोस्ट प्रोबेबली तो ये चैप्टर सब लोग छोड़ते ही हैं। इसी वजह से इस बार देखो अलग कर दिया है, क्योंकि पिछली बार एसी सर्किट्स भी इसी में रहता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो पहले हमको पता है ऑयस्टर्स के एक्सपेरिमेंट से कि अगर करंट पास हो रहा है किसी वायर में तो बाजू में अगर मैग्नेटिक नीडल पड़ी है तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, क्लास 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, पिछली वीडियो में भी बताया मैग्नेटिक मटेरियल्स में, ये हमको पता है। हेनरी और फराडे के मन में सवाल उठा, क्या कन्वर्स पॉसिबल है क्या, कि अगर मैं किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बना दूं और बाजू में मेरे कुछ सर्किट लगा हुआ हो, ठीक है, एक सर्किट लगा हुआ हो, तो क्या उस सर्किट के थ्रू करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा क्या ऑटोमेटिकली। सो ये किसका क्वेश्चन था, हेनरी और फराडे का। एंड इसका रिजल्ट क्या मिला, इसका रिजल्ट मिला यस पॉसिबल है बट सर्टेन कंडीशंस पर। फॉर एग्जांपल, हाँ, यस बट मैग्नेटिक फील्ड डजंट प्रोड्यूसेस करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी चेंज होगी तभी बाजू में करंट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा नॉर्थ पोल यहाँ पड़ा है, मेरा साउथ पोल यहाँ पड़ा है और इधर कोई सर्किट पड़ा है मेरा रैंडम एंड यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है और इधर करंट प्रोड्यूस होगा, नहीं। जब भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ बदलाव आएंगे, छोटे से बदलाव, बड़े बदलाव, कुछ भी चेंजेस आएंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी ही यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या परमानेंट हो जाएगा, नहीं, वो उतने ही क्षण तक रहेगा जितने क्षण तक यहाँ पर चेंजेस हो रही थी। दिस इज द मेजर एंड द मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ रहे हो आप। इसका मतलब अगर समझो ये एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में मैंने लगाया है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मुझे क्या बताता है, गैल्वेनोमीटर मुझे बताता है करंट का डायरेक्शन। तो बेसिकली अभी जब यहाँ पर देखो इनिशियली यहाँ पर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, ओके, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कॉइल था, बट देखो अभी यहाँ पर एक मैग्नेट समझो मैं नज़दीक ला रहा हूँ, तो जैसे ही मैग्नेट नज़दीक लाऊंगा मैं, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के अक्रॉस चेंज होगी। पहले यहाँ पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड थी, अब इस मैग्नेट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को लेकर आऊंगा, यहाँ पर 1 सेकेंड के लिए करंट प्रोड्यूस होगा। फिर जब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट उसके अंदर चला जाएगा तो देखो फिर कुछ देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अब चेंज नहीं हो रही है, अभी वो पूरा अंदर चला गया तो वो कांस्टेंट हो गया, तो तभी करंट नहीं रहेगा। एंड वापस फिर मैग्नेट मेरा दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो वापस से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। सो गैल्वेनोमीटर जब मैग्नेट यहाँ पर था तो एक साइड डिफ्लेक्ट होगा, समझो लेफ्ट साइड कांटा जाएगा और यहाँ पर राइट साइड कांटा जाएगा। अब तक डिटेल में पढ़ना है, जस्ट कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और ऑल्सो अगर मैग्नेट को नहीं घुमाऊं मैं, कॉइल को घुमाऊं, तभी भी करंट प्रोड्यूस होगा। बट बात वही है, मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। वर्ड याद रखो, कौन सा मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं तो मेरे करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। एग्जाम्पल तौर पे अभी यहाँ पर मैं ऐसे डालूं नॉर्थ और साउथ, तो पहले गैल्वेनोमीटर लेफ्ट जा रहा था, अब गैल्वेनोमीटर यहाँ पर राइट जाएगा और अब गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लेफ्ट होगा, क्योंकि मैंने मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज की तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। ओके, इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन, ठीक है। परमानेंट नहीं ऐड हो जाएगा कि परमानेंट लिया, दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर, नहीं नहीं, जिस क्षण में मोशन हो रहा है उतने क्षण के लिए ही करंट वहां पर रहेगा।
फिर चैप्टर में कॉन्सेप्ट आएगा इंडक्शन का। इंडक्शन दो टाइप का होता है, सेल्फ और म्यूचुअल। इंडक्शन का मतलब क्या है? जबरदस्ती किसी के दिमाग में कुछ इंड्यूस करना, जबरदस्ती। फॉर एग्जाम्पल हम आम जिंदगी जी रहे हैं, अपनी खुश हैं अपनी जिंदगी में, बट ऑल ऑफ सडन एक मूवी देख ली, पता नहीं उसके बाद हमको सपना आ जाता है कि मुझे भी ये चाहिए। तो वो आपका सपना नहीं था, सपना होता तो पहले ही आता वो, ये आपने मूवी में से इंड्यूस कर दिया, या मूवी ने ड्रीम आपके अंदर इंड्यूस कर दिया, इसी को कहते हैं हम इंडक्शन। ओके, सो इंडक्शन का कॉन्सेप्ट हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इन सब चीज़ों को खत्म करें। सो यही था चैप्टर इन अ नटशेल। कॉन्सेप्ट की बात करें तो यही कॉन्सेप्ट था, बाकी सबका सब एप्लीकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फराडे का लॉ यहाँ पर आता है, पहला लॉ, क्योंकि मैंने आपको बताया हेनरी और फराडे का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो पहला लॉ कहता है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन क्लोज सर्किट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। अभी यहाँ पर बात करते हैं करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर समझो यहाँ पर मैंने कुछ मैग्नेट में कुछ भी चेंजेस की, तो ये सर्किट में ऑल ऑफ सडन करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। ओके, मतलब किस वे में हम करंट को लिखेंगे। तो बेसिकली जब भी हमें दिखाना है करंट प्रोड्यूस हुआ है, करंट कम हुआ है, करंट ज़्यादा हुआ है, तो हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे वर्ड EMF का। किसका यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बिकॉज उस टाइम पे इतना हजम नहीं हो रहा था कि करंट किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस वजह से उनको क्या लगता था, कोई ना कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि वो था करंट ही। तो इस वजह से जब भी करंट प्रोड्यूस हुआ, हमको ऐसा कहना है, तो बेसिकली हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। EMF इज जनरेटेड, EMF इज प्रोड्यूस्ड, EMF इज चेंज्ड। ठीक है, क्या रियलिटी में ये कोई फोर्स है? नहीं, रियलिटी में वही है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि करंट का फ्लो, बट रिप्रेजेंट हम उससे करते हैं। सो दैट्स इट। पहला लॉ यही कहता है कि जब भी चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया, अगर वो चेंज हो रहा है तो हमारे सर्किट में इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस होगा। सेकेंड लॉ कहता है कि जो EMF इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना चेंज हुआ है फ्लक्स, अभी तो बताया, जितना चेंज होगा तो यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो वो दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो बेसिकली EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। नहीं, फ्लक्स थोड़ी, सिर्फ अगर नॉर्थ और साउथ पोल पड़ा है तो थोड़ी कुछ होने वाला है, जितना फ्लक्स चेंज हुआ, सो यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव। सो यही है। फिर हम डालते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, K आपको पता होगा, एंड फाइनली K की वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये हमें मिलता है सेकेंड फॉर्मूला। यहाँ से फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है। इस साल टेक्स्ट बुक में उन्होंने बोल दिया है कि सेकंड लॉ फराडे ही कहता है कि वो -d∅dt है, बट अगर हम असल में देखें तो असल में ये कंट्रीब्यूशन दिया था लेंस ने। ठीक है, ओरिजिनली लेंस ने क्या किया था, लेंस ने फराडे का लॉ कंसीडर किया, और फराडे के लॉ को उसने क्या दिया, फराडे के लॉ को उसने दिया डायरेक्शन। फराडे के लॉ को उसने क्या दिया, उसने दिया डायरेक्शन। ओके, फराडे का ओरिजिनल लॉ यही है, E = d∅dt, बट लेंस ने क्या दिया, लेंस ने उसको दिया डायरेक्शन, यानी कि दी माइनस की साइन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अभी मैं बोल तो रहा हूं कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो चेंज हो रही है तो बाजू में करंट प्रोड्यूस होगा, बट करंट अगर आपको पता हो तो करंट का भी डायरेक्शन होता है। ओके, तो क्या डायरेक्शन होगा? सो जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट का, वो ऐसा होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को ऑपोज करेगा। जो करंट का डायरेक्शन होगा, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसका जो डायरेक्शन होगा, वो ऐसा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को ऑपोज करेगा। ओके, सो इसी पे बेस्ड आता है एक एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। ये एक्चुअली एप्लीकेशन नहीं है लेंस लॉ का, वो मीनिंग है उसकी। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट मीन्स? समझो मेरे पास एक यहाँ पर करंट का लूप है, नॉट करंट का लूप, मेरे पास एक कॉपर की वायर पड़ी है। यहाँ पर समझो मैं मैग्नेट नज़दीक ला रहा हूँ। ठीक है, इनिशियली यहाँ पर कुछ भी मैग्नेट नहीं था, तो वायर अपने पे रेस्ट पे थी, बट अभी यहाँ पर मैं मैग्नेट यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, तो अभी मैग्नेट के आसपास कुछ फील्ड है बेसिकली, तो यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैग्नेट है, सो आपको पता होगा लाइंस ऑफ फोर्स अब पास होती है ऐसे ऐसे करके, तो फ्लक्स जनरेट होगा। सो बेसिकली यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा, बिकॉज रिलेटिव मोशन है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है और इसकी वेलोसिटी 0 है कॉइल की, बट इसकी वेलोसिटी कुछ है, तो रिलेटिव मोशन है तो करंट जनरेट होगा। करंट जो जनरेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा?
सो बेसिकली आपको ऑयस्टर ने बताया था कि जब भी वायर के थ्रू करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल बाजू का डिफ्लेक्ट होता है। तो मैग्नेटिक नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? बिकॉज साइमल्टेनियसली यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है। यही चीज मैंने मैग्नेटिक मटेरियल्स चैप्टर में भी बताई थी। तो यहाँ पर करंट का लूप क्या बना देगा? करंट का लूप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुद के यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। बिकॉज राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखूं तो हमको बाहर की तरफ कुछ मिलता है, एंड उसको हम अज्यूम करते हैं कि कॉइल ने बनाया है नॉर्थ पोल। कॉइल ने क्या बनाया है? कॉइल ने बनाया है नॉर्थ पोल। सो बेसिकली नॉर्थ पोल बनाया है, तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ क्या करेंगे? एक दूसरे को अब क्या करेंगे? दोनों रिपेल करेंगे। और यही लेंस ने बताया था कि डायरेक्शन इनका क्या होगा? माइनस होगा। वो क्रिएटर को ही वो अपोज करने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से समझो अभी यही मैग्नेट वापस मैं पीछे की तरफ लेके जाऊं, वापस मैं वीएम वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लेकर जाऊं, तो इस डायरेक्शन में लेकर जाऊं तो यहाँ पर सडनली करंट चेंज हो जाएगा लूप के अंदर, एंड करंट हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से अंदर जाता है, एंड उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। तो बेसिकली अगर यहाँ पर अब साउथ पोल है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि इन शॉर्ट कॉइल को न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे करना है, लॉ ऑफ इनर्शिया। कॉइल बोल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो, चेंजेस मत करो। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी कोई बात नहीं, अगर अभी जिंदगी में मेरी आ रही हो तो मत आओ, मैं सेटल हो चुका हूं, मत आओ, वापस जाओ, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल। बट अभी अगर जिंदगी में आ चुकी हो तो आकर के वापस मत जाओ, तो इस वजह से वापस आओ। मतलब समझ रहे हो ना, इनर्शिया में वो रहना चाहता है। ओके, एंड फाइनली फिर एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंस लॉ कि ऐसा क्यों होता है। तो इंड्यूस्ड करंट के दो ही कॉसेस हैं, या तो मोशन कंडक्टर में होगा या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दो ही पॉसिबिलिटी है, रिलेटिव मोशन दो ही वैसे हो सकता है, या ये बदलेगा या ये बदलेगा, या उसमें वेलोसिटी होगी या उसमें। तो बेसिकली अगर समझो जो इंड्यूस्ड करंट है वो ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है कॉज को, यानी कि जिस कॉज ने उसको प्रोड्यूस किया है अभी वो उसको सपोर्ट कर रहा है। रियलिटी में हमने क्या देखा? रियलिटी में देखा हमने वो अपोज कर रहा है, बरोबर। रियलिटी में वही देखा ना हमने कि वो अपोज कर रहा है। अज्यूम करो वो सपोर्ट कर रहा है। अगर वो सपोर्ट कर रहा है करंट को तो ग्रोथ इनफाइनाइट हो जानी चाहिए ना। समझ रहे हो? समझो मेरे एक सर्किट है जिसमें 1 एम्पियर करंट बह रहा है। अभी मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बाजू से पास कराई, तो अभी समझो 0.2 एम्पियर करंट ऐड हुआ। तो क्या 0.2 करंट एड अप होते जाएगा बार बार जितने सेकंड के लिए मैग्नेट मेरे नजदीक से जा रहा है? नहीं। ओके, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो तो फिर इनफाइनाइट ग्रोथ हो जाए सर्किट की, जो हम नहीं देखते हैं। ओके, और इनफाइनाइट ग्रोथ एनर्जी कंजर्वेशन को भी वो कर देगी, क्या बोलते हैं, मतलब समझ गए आप? ठीक है, समझ गए ना। मतलब इनफाइनाइट ग्रोथ कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी हमारे एनर्जी कंजर्वेशन को, बिकॉज इनफाइनाइट एनर्जी हमें नहीं मिल सकती है। ओके, सो लेंस लॉ इज अ नेसेसरी consequence of conservation of energy. So every effect of induction acts in opposition to the cause that produces it. फाइनली लेंस लॉ और फैराडेस लॉ को कंबाइन करें तो देखो वही चीजें चलती रहेंगी यहाँ पर। मेरे हिसाब से इसमें कुछ ज्यादा समझाने जैसा नहीं है। फ्लक्स होता है B into A। ओके, कई बार बताया है मैंने, वापस बताऊंगा आगे इस वीडियो में थोड़ा सा। एंड यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। इसको मैं वही है कॉन्सेप्ट, बुक में रीड करो आपको वही सब मिलेगा। उसके बाद दो डेरिवेशन आती है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, एंड दोनों डेरिवेशन एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पर, बिकॉज मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स वीडियो में बताया था कुछ चीजें अगर हम फास्ट में कराएं, वन शॉट में कराएं, तो फिर वो एक रॉन्ग इंप्रेशन बिठा देती हैं, क्योंकि फास्ट में हम हर एस्पेक्ट कवर नहीं कर सकते। तो हो सकता है फिर वो आपके मन में गलत इंप्रेशन भेज जाए, जैसे डायफ्रैक्शन का है। तो उस वजह से ये मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। तो इसमें आप सिंपली फॉर्मूला से याद कर सकते हैं कि अगर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, इस तरीके से कुछ मोशन हो रहा है, तो ईएमएफ होगा LVB sin थीटा। ओके, और अगर मैक्सिमम है थीटा 90 है तो LVB सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसी तरीके से अगर मोशनल ईएमएफ है तो हमारा आंसर आएगा हाफ B ओमेगा L का स्क्वायर। इस पे डेरिवेशंस हैं, बुक में अच्छे से गिवन है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था मैग्नेटिक मटेरियल्स में लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, वो आप यूज करके स्टडी कर सकते हैं। उसी तरीके से एक और टॉपिक है इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। इसमें एज इफ मुझे इतना कुछ कॉन्सेप्चुअल नजर नहीं आया जो हमारे आज के लेक्चर के साथ लिंक में बैठे। सो उसमें एंड रिजल्ट यही है, पावर की फॉर्मूला। सो जस्ट आपको यही याद रखनी है, एंड ये एंड रिजल्ट आपको याद
रखनी है। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे मैं पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ, एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कितना बेस्ट हो जाएगा कि अगर मैं आपको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा सकूं। ओके, तो वो सब मेरा वर्क चल रहा है। वेन डे ग्राफ का देखो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है। वेन डे ग्राफ अगर मेरा बन जाता है तो उससे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक हम देख के समझ सकते हैं। ओके, तो उस वजह से जो कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि फास्ट नहीं कराना चाहिए, उसकी आज मैं सिर्फ फॉर्मूला ही बताऊंगा, बिकॉज दीज आर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स। बात करें एडी करंट की, एडी करंट पे मैं एक्सपेरिमेंट डाल चुका हूँ। व्हाट इज एडी करंट? अगर समझो मैंने, चलो पहले वीडियो देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये हुआ क्या? तो बेसिकली अगर मेरे पास एक पेंडुलम है और वो पेंडुलम अगर समझो घूमना चाहे, ओके, वो घूमना चाहे तो वो अच्छा खासा देर घूम सकता है, ठीक है। समझो 10 सेकेंड में वो रेस्ट पे आएगा, ठीक है। बट यहीं पर अगर मैं उसके नॉर्थ एंड यहाँ पर मैं मैग्नेट लगा दूं तो क्या होगा? मैग्नेट लगा दूंगा तो वो बहुत जल्दी रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब 10 सेकेंड की जगह वो 4 सेकेंड पे रेस्ट पे आएगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देखो ये क्या है, ये सर्कल है हमारा मेटल। मेटल के अंदर क्या है? मेटल के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या बनेगा? करंट बनेगा। करंट बनेगा तो अगर ये यहीं पर रुकेगा तो कुछ भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, बिकॉज मेरी फील्ड ऐसे है। बट ये पेंडुलम क्या कर रहा है? पेंडुलम यहाँ से वहां घूम रहा है, तो कॉन्स्टेंटली फ्लक्स चेंज हो रहा है। कॉन्स्टेंटली फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेंस लॉ के हिसाब से करंट प्रोड्यूस होगा। करंट कैसा प्रोड्यूस होगा? वो फ्लक्स को अपोज करेगा। फ्लक्स को अपोज करेगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा यानी कि सारी की सारी एनर्जी गवा देगा, 4 सेकेंड में वो रुक जाएगा। और जो पीछे वीडियो देखी हमने उसमें बेसिकली क्या था? उसमें नीचे हमने प्लेट लगा दी थी मैग्नेट की। ओके, तो वो भी सेम वे में ही काम करता है, उसको शायद मैग्नेटिक पेंडुलम कहते हैं। ओके, सो वो एडी करंट का बेस्ट एग्जांपल था। फाइन, सो बढ़ते हैं आगे। मेरे हिसाब से ज़रूर सफिशिएंट है। अब रीड करेंगे इसके बाद चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, सो इसके बाद बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टेंस पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडक्टेंस? यहाँ पर बुक्स में अगर आप देखें तो ये सिंबल दिया है जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। ओके, अगर हम बैटरी इंडिकेट करते हैं तो बैटरी में एक फिक्स्ड वोल्टेज होती है, समझो 5 एम्पियर या 5 वोल्ट सॉरी, या 6 वोल्ट या 2 वोल्ट, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा एज इफ, समझ रहे हो आप? कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, और यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ चेंज करते रहना है। तो मेरे हिसाब से बुक में यहाँ पर AC का सिंबल आना चाहिए, विच इज मोर प्रेफरेबल। तो अभी आप बोलोगे अच्छा तुमको बुक से ज़्यादा पता है। नहीं, बुक में बेसिकली क्या लॉजिक कंसीडर किया होगा कि समझो ये बैटरी है, तो जब समझो मैंने इसको 5 वोल्ट पे रखा है, तो जब मैं बैटरी ऑन करूंगा तो इनिशियली वोल्टेज थी 0, फिर 0 से वो कितनी हो जाएगी? 5 वोल्ट हो जाएगी। तो देखो इनिशियली यहाँ पर फ्लक्स चेंज हुआ, फिर 5 वोल्ट है, फिर जब बैटरी का स्विच बंद करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो वापस 5 वोल्ट थी, वापस हो जाएगी 0, तो अगेन यहाँ पर भी फ्लक्स चेंज होगा। तो बेसिकली अगर उन्होंने बैटरी कनेक्ट किया है तो ये 2 इंस्टेंट पे फ्लक्स चेंज हो सकता है, बट अगर आप AC कनेक्ट करें तो वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता रहेगा, ठीक है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, परसेप्शन है हर एक के, दोनों फाइन है। हाल फिलहाल आप लोग यही बना के आए क्योंकि आफ्टर ऑल किताब से ही सब कुछ चेक होगा। हाँ, सो समझो यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जितना करंट चेंज होगा उतना मेरा फ्लक्स बनेगा, या मतलब जितना करंट पास होगा उतना मेरा फ्लक्स बनेगा। दोनों सेम ही अप्रोचेस हैं मैथमेटिकली। ओके, मैथमेटिकली सो जितना मेरा करंट होगा उतना मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, बिकॉज फ्लक्स ज्यादा यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कब ज्यादा होंगे? जब करंट ज्यादा होगा। करंट ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा। सो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड बीच में कांस्टेंट आ जाता है, उसी कांस्टेंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। L इज इक्वल्स टू d∅/I। इसके बाद अगेन एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये बुक में स्किप है, सब कुछ स्किप, कहीं पर भी नहीं है एंड उनकी गलती भी नहीं है। अगेन एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि अगर आप एक वायर के थ्रू करंट पास करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी करंट की I। अगर आप एक ऐसी वायर के थ्रू करंट पास करेंगे जिसमें 2 टर्न्स हैं तो आपको करंट की वैल्यू मिलेगी 2I।
अगर आप एक ऐसी वायर के थ्रू करंट पास करें जिसमें 4 टर्न्स हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 4i। तो बेसिकली अगर आप वायर कंसीडर कर रहे हैं जिसमें टर्न्स हैं तो आपको करंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n के साथ। ओके, करंट को कीजिए या फिर फ्लक्स को कीजिए, बेसिकली सेम ही है। तो यहाँ पर हम फ्लक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, करंट को नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एक्चुअली तो ये रीजन नहीं बताया जाता है बिकॉज अगेन ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट है, बट यहाँ पर आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं क्योंकि ये इमेजिनेशन आपको काम आएगी ट्रांसफॉर्मर समझने में, तब मेरे ये शब्द आपके दिमाग में गूंजेंगे। सो n phi, अभी ये डेरिवेशन हमने किसके लिए की, जब हमारे पास टर्न्स वंस नहीं है, नॉर्मल सर्किट है। समझो अभी मैं कुछ बड़ा सर्किट ले लेता हूं तो n phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, वापस हमें L की एक और फॉर्मूला मिल जाएगी। फर्क यही है, यहाँ पर है n, यहाँ पर n नहीं है। तो जो न्यूमेरिकल है, अगर न्यूमेरिकल में आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं ये फॉर्मूला यूज करो, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए हैं तो पीछे वाली फॉर्मूला यूज करो। नीट या फिर किसी बायोलॉजी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि L इनमें से किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है या करता है, एंड उसका आंसर ये है कि L किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल पे। ये मैं रीड कर रहा था तो मुझे याद आया किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। यूनिट क्या है L का, तो सिंपल सा यूनिट है हेनरी। 1 हेनरी इज इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, जस्ट आप हेनरी में याद कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं L इज इक्वल्स टू दी 10 मिली हेनरी, L इज इक्वल्स टू दी 50 मिली हेनरी। ओके, सो हेनरी इज द यूनिट ऑफ L। पावर की अगर बात करें तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, सो वर्क डन होगा P इंटू डी टी, P इज इक्वल्स टू दी होता है VI, यहाँ पर हम E की चर्चा कर रहे हैं, सो EI dt, एंड E के जगह अभी मैं फाइंड कर चुका हूँ पीछे फॉर्मूला माइनस L di बाई डी टी, ए का यहाँ पर dt कैंसिल। सो दिस इज माई टेम्पररी वर्क डन। परमानेंट चाहिए dw को कर दो इंटीग्रेट करेंगे, सो यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा विच इज दिस। अगर मैं PhD करता तो मेरा PhD का रिसर्च टॉपिक कुछ ऐसा ही होने वाला था। ओके, बेसिकली अगर आप एनर्जी का फॉर्मेट देखें तो एनर्जी का फॉर्मेट हर बार कुछ ऐसा आता है, तो यही मेरा थॉट प्रोसेस था। देखो यहाँ पर भी हाफ mv² बोलो, हाफ cv² बोलो, देखो टॉपिक्स अलग अलग हैं बट फॉर्मेट यही ओबे होता है। सो आप यही फॉर्मेट से इस फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, फिर आ जाता है इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। पहले हम नॉर्मल इंडक्टेंस डिफाइन करेंगे जैसे अभी किया 5 स्लाइड पीछे, फिर हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स हैं अगर साथ में तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स अभी सोलेनॉइड में लेंथ भी होती है, ठीक है, सोलेनॉइड में लेंथ भी होती है और नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं, तो n हो जाएगा यहाँ पर NL के बराबर। फ्लक्स होता है B डॉट ए, ये अभी तक मुझे समझाना है, और यहाँ पर समझो एंगल भी है उनके बीच का 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ही लेंथ है, यहाँ पर ही मैग्नेटिक फोर्स है, तो थीटा हो जाएगा 0। सोलेनॉइड पता है ना कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, कॉन्स्टेंटली सीधा सर्किट। ओके, सो यहाँ मिलेगा NLBA। अब इसके जगह ये सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ मैं, और B होता है म्यू 0 Ni, मैग्नेटिक मटेरियल्स में किया था, एंड आपको यहाँ पर एक और फॉर्मूला मिल जाएगी। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्ट जो थियरी जिसमें आ रहा है वहाँ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है जो कि आपको प्रैक्टिस से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इंडक्टेंस सीरीज सेम है, जैसा रेजिस्टर होता है, पैरेलल भी सेम है। फिर आती है बात एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगेन आपकी डेरिवेशन है कैपेसिटेंस से, आप स्टार्ट करें। देखो अगेन फॉर्मूला का फॉर्म यही है, हाफ AB²। वापस EMF को कंसीडर करें, वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वर्क डन। मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ बिकॉज कॉन्सेप्ट की लिंक हमारी टूटेगी, मुझे मैथ्स के वजह से फिजिक्स में नहीं भटकना है। ओके, वापस देखें तो वापस वही फॉर्म आया जो पीछे हमने किया था, हाफ LI²। इवन सेम फॉर्मूला ही हमारे पास आई है। बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन का बुक में कोई अलग सा डायग्राम दिया है, बट आप ये डायग्राम यूज कर सकते हैं एंड एग्जाम में डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये डायग्राम में मैंने क्या दिखाया है कि यहाँ पर चेंजिंग फ्लक्स है, AC रिप्रेजेंट्स चेंजिंग फ्लक्स। यहाँ पर एक कॉइल है, तो इस कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स जनरेट होगा। सेकेंड सर्किट में मैंने कुछ वोल्टेज सोर्स नहीं दिया है, ना बैटरी दिया है, ना कुछ EMF दिया है, तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर दिया है। तो गैल्वेनोमीटर क्यों दिया है, गैल्वेनोमीटर चेक करेगा करंट का डायरेक्शन। सो यहाँ से फ्लक्स जनरेट होगा, इन नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू घूमेगा, वो यहाँ जनरेट होगा बिकॉज अल्टीमेटली सब लाइन्स हैं, इन गैल्वेनोमीटर में मेरा डिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पर लॉजिक ये है कि जितना करंट यहाँ पर होगा
उस हिसाब से फ्लक्स जनरेट होगा यहाँ पर, एंड वही फ्लक्स कैरी आउट होगा यहाँ पर, एंड मुझे गैल्वेनोमीटर में नजर आएगा। जब भी हम ये चीज लिखें ऐसे कुछ, तो इसका मतलब होता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एम ड्यू टू एन। उसी तरीके से फ्लक्स ऑन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। सो दिस इज माई सेकेंड कॉइल, दिस इज माई फर्स्ट कॉइल। तो जितना करंट यहाँ से फ्लो होगा I1, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना फ्लक्स यहाँ बना, बिकॉज अल्टीमेटली शुरुआत तो यहीं से हो रही है ना। इधर कम करंट बना तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा, पास कम फ्लक्स होगा, अल्टीमेटली वहां कम पहुंचेगा, एंड वापस एक प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल आ जाएगा जिसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। एंड वापस इसको मैं लेंस लॉ के इक्वेट करूंगा, एंड उसके बाद फॉर्मूला में फाई यही वाला पुट करूंगा जो अभी अभी मैंने फाइंड किया है, एंड यहाँ से मुझे एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम सर्किट को उल्टा भी कर सकते हैं, सर्किट ऊपर वाले को लगा दें और नीचे वाले को गैल्वेनोमीटर, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगी, आइडेंटिकल रिजल्ट। जस्ट आपको नंबरिंग चेंज करनी है। इस बार आपको करना है फ्लक्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ओके, बट फिर इसके लिए आपको डायग्राम बुक का फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में शायद यहाँ भी बैटरी दिखाया है, बट यूजुअली हम ऐसा प्रेफर करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट में। बायसिमेट्री आपको सब कुछ सेम मिलेगा, बिकॉज जस्ट नंबर्स यहाँ वहाँ हैं 1 2 2 1, सब कुछ बाकी तो सेम ही है। अगर मेरा लॉजिक लगाओ जो मैंने कहा कि गैल्वेनोमीटर यहाँ से निकाल के इधर लगा दो, एसी यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दो, तो यही डायग्राम आप बोर्ड एग्जाम में भी बना सकते हो, बिकॉज सिमेट्री वहाँ मेंटेन रहेगी। फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ के, कि कितना के क्या बताता है, कितना पोर्शन ऑफ फ्लक्स कॉइल 2 तक पहुंचा, और जो 1 से स्टार्ट हुआ था, तो इसका अगेन लंबा चौड़ा थियरी है, यहाँ नहीं बता सकता, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ JEE में आता है, और CET में लास्ट जो ये आया था, लास्ट मेरे हिसाब से 2010 में आया था, उसके बाद कभी नहीं आया है। अगर आप कोई भी MST CET का पेपर कंसीडर करो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो ये आज तक एक ही बार आया है। सो डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्टीमेटली M is equals to K, L1 L2 आपको यहाँ पर बताता है। एंड उसके बाद के की अलग अलग वैल्यूज हैं जो हमको बताएंगे कि कॉइल्स टाइटली कपल्ड हैं, लूजली कपल्ड हैं, या जैसा भी सीन है, बिकॉज यहाँ पर हमारा M ही L के बराबर हो जाता है ये पर्टिकुलर वैल्यूज लेने पे। एंड दैट्स इट। इतना कुछ थियोरेटिकल एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, जस्ट सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स स्टेप्स हैं। ओके, ये डेरिवेशन स्किप करेंगे। फाइनली हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर, एंड आज का आखिरी टॉपिक। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमको एक्सपेरिमेंटली ये नॉलेज आ चुका था कि नंबर ऑफ टर्न्स इंट्रोड्यूस करने से हमारा करंट ऊपर नीचे होता है, या करंट कहो या वोल्टेज कहो, दोनों चलेगा। हमको ये ज्ञान मिल चुका था कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंट्रोड्यूस करता हूं तो मैं वोल्टेज को या करंट को चेंज कर सकता हूं। हमें ये पता चल चुका है कि नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके मैं फ्लक्स करंट को ऊपर नीचे कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ 1 सेटअप 2 सेटअप। हाँ, अगर मुझे कोई चीज को बढ़ाना है तो सिंपली मुझे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि इसके लिए एक ही सर्किट लगेगा। और अगर किसी चीज को कम करना है तो मुझे 2 सेटअप यहाँ पर लगेंगे, बट ये बताता हूँ आगे। सो वही है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। स्टेप अप में हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, स्टेप डाउन में वोल्टेज हम कम करते हैं। बेसिकली जो MSCB में जो वोल्टेज बनता है तो वो कुछ होता है 22,000 वोल्ट। देन हम यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसको लाते हैं 11,000 वोल्ट पे, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर दिखते हैं। फिर वहां से हम थोड़ा और कम करके कुछ 5,500 वोल्ट लाते हैं, जो सिटी के ट्रांसफार्मर होते हैं। एंड वैसे करते करते स्टेप डाउन करते करते हमारे घर पे हम 220 वोल्ट लाते हैं। उसके बाद कुछ अप्लायंसेस होते, हाँ, उसके बाद सारे अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे नहीं लगते हैं, किसको सिर्फ 4-5 वोल्ट ही लगता है। तो फिर जो हमारे सर्किट्स होते हैं, समझो किसी चीज का चार्जर एग्जाम्पल तौर पे, तो उसके अंदर फिर एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ताकि वो 4.5 वोल्ट पे कन्वर्ट करे इसको। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। हाँ, तो अभी नंबर ऑफ टर्न्स से हम चीजों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इस वजह से हम ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल लेते हैं, एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। इनके नंबर ऑफ टर्न्स को हम चेंज करके या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं या तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। ये होता है इनपुट फ्लक्स या इनपुट कॉइल, ये होता है आउटपुट कॉइल, और इनपुट चेंज करके हम फ्लक्स को बेसिकली चेंज कर सकते हैं। और आयरन कोर में भी थियरीज है। ये एक आयरन अगर मैंने ले लिया
सिर्फ एक बॉल ले लिया आयरन का, बॉल मतलब एक स्क्वायर ले लिया, तो बेसिकली पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। वो हीट इतना दे देगा क्योंकि वो पूरा का पूरा आयरन है, ओके, तो जल जाएगा। तो इस वजह से हम आयरन को ही समझो चीज के तरह कट कर रहे हैं, तो हम उसके ऐसे मटेरियल लेते हैं, सब्सटेंस, मतलब उसकी, हम एक वर्ड नहीं आ रहा है दिमाग पे, समझ रहे हो, उसकी स्ट्रिप्स लेते हैं आयरन की। ये भी कुछ रहेगी थियरी ऐसे, एक पूरा एज इफ आयरन कोर हम नहीं लेते हैं। सो फाइनली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ओके, मैंने बताया फ्लक्स नॉर्मली फ्लक्स रहेगा, बट नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम n∅ लिखते हैं, बरोबर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी कॉइल कितना होगा? जितने टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल में टाइम्स द ओरिजिनल फ्लक्स। सेकेंडरी कॉइल में कितना होगा? जितने टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में टाइम्स द फ्लक्स। एंड अगर लेंस लॉ लगा दूं तो ये लेंस लॉ है, यहाँ पर आ जाएगा मेरा -n∅, np बाहर बिकॉज कांस्टेंट है। सेम वैल्यू फॉर सेकेंडरी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, dt कैंसिल, phi कैंसिल। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर माय ट्रांसफॉर्मर, एंड इसी को कहते हैं हम टर्न्स रेशियो। इसको क्या कहते हैं हम? टर्न्स रेशियो। ES/EP इज इक्वल्स टू NS/NP। तो बेसिकली अगर आप देखो मेरे को क्या मिल गया यहाँ पर, ES क्या है? ES है आउटपुट वोल्टेज, EP क्या है? इनपुट वोल्टेज, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। अभी इनपुट वोल्टेज तो मैं दे दूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स मेरे ऊपर है, मुझे अगर जैसा आउटपुट चाहिए उस हिसाब से मैं नंबर ऑफ टर्न्स दे सकता हूँ। मुझे कम करना है नंबर ऑफ टर्न्स तो मैं एक की वैल्यू कम रखूंगा, एंड मैथमेटिकली सब चीजों को एडजस्ट बेसिकली करूंगा। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आउटपुट पावर इक्वल होगा इनपुट पावर के, P इज इक्वल टू होता है VI, यहाँ पर हो जाएगा EI, जस्ट सिंबल का चेंज है, EP/IP इज ES/IS। एंड फाइनली इनका भी रेशियो ऐसा मिलेगा, एंड पिछली इक्वेशन में कंबाइन करें तो हमको कुछ ऐसा यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो आपको यूज करनी है। ओके, फाइनल इक्वेशन अगर हमें यूज करनी है। अब केस 1, समझो मुझे वोल्टेज बढ़ानी है, तो ये है मेरी जनरल इक्वेशन, ठीक है, ये है मेरी आउटपुट। तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ वोल्टेज? तो वोल्टेज ऐसे बढ़ा सकता हूँ कि जो प्राइमरी जितने टर्न्स हैं, ठीक है, समझो ये है प्राइमरी टर्न्स, और जो सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स हैं तो सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दो, यानी कि जो NS है वो ज्यादा कर दूं NP से, बिकॉज मुझे आउटपुट ज्यादा चाहिए ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, तो NS अगर ज्यादा कर दूंगा NP से, अगर ये बड़ा है NP से तो ये बड़ा होगा EP से, एंड अल्टीमेटली IP बड़ा होगा IS से। तो बेसिकली मैं करंट उस हिसाब से डालूंगा, IP ज्यादा होना चाहिए, एंड नंबर ऑफ टर्न्स में मैन्युअली एडजस्ट करूंगा, एंड मुझे डायरेक्टली ट्रांसफार्मर वैल्यू एडजस्ट करके देगा। जो भी मेरा इनपुट वोल्टेज होगा आउटपुट वोल्टेज उससे तो ज्यादा रहेगा ही। कितना ज्यादा रहेगा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इनपुट कितना मैंने प्रोवाइड किया है। उसी तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? स्टेप डाउन में यहाँ पर बहुत सारे कॉइल्स रखो प्राइमरी में, सेकेंडरी में कुछ कॉइल्स रखो, तो NP बड़ा होना चाहिए तो EP बड़ा होगा, तो यहाँ पर करंट कम होगा, एंड बेसिकली फिर वोल्टेज भी क्या हो जाएगी? वोल्टेज हो जाएगी कम। ओके, बिकॉज V इज इक्वल टू IR, R कांस्टेंट है, I कम हो गया तो V भी हो जाएगा कम। सो ये भी हमारा हो गया ट्रांसफार्मर खत्म। सो बेसिकली आज मेरी वन शॉट सीरीज भी यहाँ पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अचानक से आ गया मैं महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, कुछ और प्लान्स थे मेरे, बट फिर मैंने बोला इस साल कुछ तो कंट्रीब्यूशन दूं मैं मेरे तरफ से। हाँ, बट अब मेरे 2 प्रॉमिसेस पूरे हुए हैं, अब तक 2 प्रॉमिस और बाकी हैं। पहली चीज थी, मैंने कहा था आपको कि मैं लॉन्च करूंगा प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट, हाफ कंप्लीट हो गई, वापस लॉकडाउन हो गया तो नॉट पॉसिबल, जब कॉलेज खुलेगा तब होगा। सेकेंड प्रॉमिस था वन शॉट सीरीज आज खत्म हो गई। थर्ड प्रॉमिस है बोर्ड एग्जाम्स की ट्रेनिंग। पिछले कई सालों से मैं बोर्ड एग्जाम्स के पेपर चेक कर रहा हूँ, ओके, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है। मुझे पता है कि कौन सा पेपर 90 अबव जाएगा, देखकर समझ में आ जाता है। कई एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो चीज़ें देखने से समझ में आ जाती है, तो वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। एंड फाइनली एक 4th कंट्रीब्यूशन भी आने वाला है, उसको हाल फिलहाल रखते हैं सस्पेंस। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, ये आपकी जिम्मेदारी है।